जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की इस वीडियो में एक ऐसा मॉडल पेपर साथियों हम लोग देखने जा रहे हैं जो आपकी सीडीपी को कंप्लीट करेगा, ईवीएस को कंप्लीट करेगा, हिंदी को कंप्लीट करेगा और मैथ को कंप्लीट करेगा। और वैसे तो 5 विषय आते हैं साथियों, लेकिन यहां पर आज की वीडियो में आप लोग साथियों 4 विषय देखेंगे कंप्लीटली तौर पर। साथियों, पूरा इन विषय को हम लोग खत्म करने की कोशिश करेंगे पूरी। तो क्लास आपकी साथियों शुरू हो चुकी है। पहले हम लोग सीडीपी से शुरुआत करेंगे और सीडीपी के हमने वही क्वेश्चन साथियों लिए हैं जो आपसे डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो साथियों देखिएगा और बताइएगा कि क्या लेवल आपका रहता है आज की इस वीडियो में। देखिए, विकास शुरू होता है और बिल्कुल बेसिक से उठाऊंगा और शीर्ष तक आपको पहुंचा दूंगा आज की इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, यहां पर अगर बात करें विकास कब से शुरू होता है बच्चे का, शैशवावस्था से, पूर्व बाल अवस्था से, उत्तर बाल्यकाल से या प्रसव पूर्व अवस्था से। तो मैं कहूंगा जब बच्चा अपनी मां के पेट के अंदर होता है साथियों तभी से उसका विकास शुरू हो जाता है, यानी कि प्रसव पूर्व अवस्था से ही विकास शुरू हो जाता है। जिनका आंसर साथियों यहां पर ऑप्शन नंबर डी था, तो बिल्कुल सही था भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए साथियों, कौन सी अवस्था सीखने का अनोखा काल है, यानी कि बच्चे की कौन सी अवस्था साथियों सीखने का अनोखा काल है, किशोरावस्था, बाल अवस्था, गर्भाधान या शैशवावस्था। तो मैं कहूंगा साथियों शैशवावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चा सीखता है, इसलिए इसको सीखने का अनोखा काल कहा जाता है। जिनका आंसर यहां पर डी तो बिल्कुल सही है। तनाव और क्रोध की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है, तो जो किशोर अवस्था होती है ना साथियों, किशोर अवस्था में जो बच्चा होता है उसको बहुत तनाव हो जाता है कभी कभी और बहुत क्रोध भी आने लगता है, उसको बहुत बहुत गुस्सा आता है, जरा जरा सी छोटी छोटी बातों पे वो गुस्सा करने लगेगा और टेंशन लेने लगेगा। तो कुल मिला के ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए और पूछा जाएगा कि तनाव और क्रोध की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है, तो किशोर अवस्था को कहा जाता है। चलिए, तो यहां पर भी तनाव और क्रोध की अवस्था किस है, किशोर अवस्था को, रिपीट क्वेश्चन हो गया। उसके बाद देखिए बाल अवस्था होती है, तो कब से कब तक साथियों कुल मिला के आपसे पूछा जा रहा है कब से कब तक होती है। देखिए यहां पर अगर बात करें क्या आपका बिल्कुल सही जवाब हो सकता है, बताइए। तो मैं कहूंगा जो 12 वर्ष की अगर बात करें ना, 12 वर्ष तक क्या कहलाई जाती है, एक तरीके से बाल अवस्था कहलाई जाती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। उसके बाद देखिए उत्तर बाल अवस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है, यानी कि बालक भौतिक वस्तुओं की किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है। तो परिवर्तन की जब हम बात करते हैं, जैसे कि द्रव्यमान है वो बताने लगेगा द्रव्यमान में कौन सा भारी है कौन सा हल्का है, संख्या बताने लगेगा वो कौन सी बड़ी छोटी है, क्षेत्र के बारे में बताने लगेगा। यानी कि उत्तर बाल अवस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है, तो मैं कहूंगा द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि वो अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है, तो वो कौन सी अवस्था होती है। तो वो कौन सी अवस्था होती है साथियों, वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। डायरेक्ट आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए साथियों, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तर जो दिए हैं वो किसके द्वारा साथियों दिए गए हैं, बताइए। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो पियाजे आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे, यानी कि जो बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 स्तर बताए हैं, 4 स्तरों को किसने पहचाना है साथियों, तो पियाजे के द्वारा पहचाना गया है। उसके बाद देखिए अल्पवयस्क बच्चों में अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए, तो कैसी भूमिका होनी चाहिए साथियों, तो निषेधात्मक थोड़ी ना होनी चाहिए, अग्र सक्रिय होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, अग्र सक्रिय होनी चाहिए। आंसर आपका जाएगा बी के साथ भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए थॉर्नडाइक, गुथरी, पावलोव, स्किनर, इन्होंने अधिगम की परिभाषा जो दी है साथियों वो किसके आधार पर दी है, तो वो व्यवहार के आधार पर दी है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। देखिए साथियों वही क्वेश्चंस आपके लिए यहां पर करवा रहा हूं, यहां पर 30 क्वेश्चन आप लोग देखेंगे सीडीपी के। उसके बाद साथियों ईवीएस के, हिंदी के, मैथ के, तो वही क्वेश्चंस आपके लिए यहां पर करवा रहा हूं जो आपके जुलाई में जो आपका एग्जाम होने को है 2024 7 जुलाई को, उसके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आप देखेंगे साथियों डिक्टो। और पेडागोजी की जब हम बात करते हैं तो पेडागोजी में अगर आप एक्सपर्ट बन जाते हैं तो इस एग्जाम को क्रैक करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। तो साथियों इस चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि डेली आपको ऐसा पूरा मॉक टेस्ट साथियों मिलेगा जिससे आप अपनी प्रैक्टिस करके इन सभी विषयों पर कमांड हासिल कर सकते हैं और एग्जाम को बहुत आसानी से फतेह कर सकते हैं। तो 11वें नंबर के प्रश्न को साथियों देखिए कि किस व्यवहारवादी का मानना है
कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है। तो किसकी बात चल रही है साथियों, आप लोग ध्यान रखेंगे, स्किनर की बात चल रही है। राइट आंसर आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है, तो पर निर्भरता, ये तो अधूरा है, ठीक है ना। सामूहिकता की भावना, ये आपका सही हो जाए, यानी कि बाल्यावस्था की जो एक तरीके से विशेषता बात करेंगे तो सामूहिकता की भावना होती है साथियों बाल्यावस्था में, ठीक है ना, यानी कि समूह में रहना पसंद करते हैं बाल्यावस्था के बच्चे। उसके बाद देखिए आप अनपढ़ माता पिता के बच्चे को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, यानी कि एक ऐसे माता पिता है जो नहीं पढ़ना लिखना जानते हैं, उनका जो बच्चा है आप उन्हें अंग्रेजी पढ़ना सिखाना चाहते हैं, तो क्या आप बच्चों से अंग्रेजी में बात करेंगे, डायरेक्ट अंग्रेजी में बात करने लगे तो बिल्कुल गलत है। आप बच्चों को अंग्रेजी में बोलने के लिए बाध्य करेंगे, भाई बाध्य तो करना ही नहीं है, और जब उनको कोई चीज नहीं आती है तो कैसे बाध्य कर सकते हो उसको करने के लिए। आप बच्चों को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे तो ऐसा भी नहीं, मातृभाषा से में बोलने के लिए नहीं रोकेंगे, आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल साथियों हम यही करेंगे, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि 14 बच्चे के विकास, ये 14वें नंबर का प्रश्न है, बच्चे के विकास के शीरस्थ सिद्धांत के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सही है बताइए। मतलब विकास जो होता है वो सिर से पैर की ओर होता है, विकास क्या पैर से सिर की ओर होता है, नहीं साथियों, विकास सिर से जो होता है ना, सिर से पैर की तरफ होता है। तो अगर ये ऑप्शन में आपको ऑप्शन दिख जाए ना तो आप इसको ही लगा देंगे, ना कि पैर से सिर की तरफ होता है, ना कि विकास मध्य भाग से परिधि की ओर होता है। तो आंसर आपको ध्यान रखना है साथियों, ऑप्शन नंबर क्या आपका राइट आंसर था, ए था। उसके बाद देखिए प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, ये पुस्तक बहुत आपसे एग्जाम में आपके पूछी जाती है। तो ये किसकी पुस्तक है साथियों, विलियम जोन्स की ये पुस्तक है, विलियम जेम्स की ये पुस्तक है, इसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। उसके बाद देखिए पियाजे किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं, तो पियाजे की अगर बात करते हैं ये साथियों संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। सही जवाब आपका जाएगा सी के साथ। उसके बाद देखिए कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए आप एक शिक्षक है, मान लीजिए आपको अगर कक्षा में विद्यार्थियों की इंटरेस्ट बनाए रखना है, विद्यार्थियों का इंटरेस्ट यानी कि विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखना है, तो आप क्या करेंगे साथियों, किसका इस्तेमाल आप करेंगे। आप क्या शामपट्ट का प्रयोग करेंगे, आप क्या चर्चा करेंगे, आप कहानी कहेंगे या प्रश्न पूछेंगे, इसमें से एक ही आपको बताना है। तो मैं कहूंगा अगर बच्चों से साथियों इंटरेस्ट करवाना है ना तो बच्चों से बहुत आसान आसान से प्रश्न पूछें, बच्चों का खुद साथियों इंटरेस्ट बन जाएगा, यानी कि वो प्रश्न पूछे जो बच्चों को पहले से आते हों। उसके बाद देखिए विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है बताइए। तो क्यों उचित है, यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा या यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, तो ऐसा थोड़ी ना है साथियों, ठीक है ना। उसके अलावा अगर बात करिए समय बिताने में सहायक होगा, नहीं, ये सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। तो देखिए आंसर आपको ये भी सही लग रहा होगा, लेकिन इससे जो उपयुक्त जो बढ़िया आंसर है वो कौन सा वाला है साथियों, वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। इसलिए सही जवाब अगर आपका ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। कभी आपको ऐसा लगेगा कि दो ऑप्शन यहां पर सही लग रहे हैं आपको, लेकिन उन दोनों में से आपको देखना है कि इसमें से कौन सा उत्तर आपका सही हो सकता है और वही सही होता है। बाल केंद्रित शिक्षा के लिए किस मनोवैज्ञानिक ने शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान केंद्रित किया है। चलिए तो यहां पर अगर बात करें रूसो की अगर बात करते हैं, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा के लिए रूसो मनोवैज्ञानिक ने शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान केंद्रित किया है। उसके बाद देखिए क्रिया प्रसूत किस पर बल देता है, तो ये किस पर बल देता है, पुनर्बलन पर बल देता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत इसमें से कौन सा है, यानी कि जो बच्चे धीमी गति से सीखते हैं तो उनके लिए जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है, आप लोग ध्यान रखेंगे। सही जवाब जिनका भी ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है बताइए, तो एक शिक्षक के लिए इसमें से सबसे महत्वपूर्ण क्या हो सकता है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के सबसे महत्वपूर्ण होगा, कक्षा में समयानुवर्ती होना या विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना या एक सुवक्ता होना। तो मैं कहूंगा सबसे बढ़िया ऑप्शन जो होगा वो विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना है, क्योंकि विद्यार्थियों की कठिनाइयों को ही दूर करना एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो जिनका आंसर यहां पर सी था तो बिल्कुल सही था। उसके बाद देखिए शिक्षक एवं विद्यार्थियों के मध्य संबंध कैसा होना चाहिए बताइए, तो स्नेह का बिल्कुल, विश्वास का बिल्कुल, सम्मान का बिल्कुल साथ, यानी कि आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है
कितने वर्ष में सभी दूध के दांत निकल जाते हैं बताइए। तो यहां पर अगर बात करें साथियों, जो 2 वर्ष, लगभग बच्चे की 2 वर्ष की अवस्था तक पहुंचते पहुंचते उसके सभी दूध के दांत साथियों निकल जाते हैं। यह आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद देखिए, शिक्षा में फ्रॉबेल का महत्वपूर्ण योगदान था कि किसका विकास करना। तो साथियों किसका विकास करना? किंडरगार्टन का विकास करना, ठीक है ना, किंडरगार्टन पद्धति का विकास करना। इसलिए राइट आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? सी के साथ जाएगा। शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होना चाहिए साथियों बताइए। तो आजीविका कमाना क्या शिक्षक का एक उद्देश्य होना चाहिए? तो मैं कहूंगा नहीं। बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, पढ़ना और लिखना सिखाना, बौद्धिक विकास करना। तो इन तीनों में से सबसे बढ़िया जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी कि बच्चों का पूरा विकास करना, सर्वांगीण विकास करना ही एक तरीके से एक शिक्षक का उद्देश्य होना चाहिए। उसके बाद देखिए, अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में कैसा और कैसा है बताइए। तो निष्क्रिय थोड़ी ना है साथियों, ठीक है ना, निष्क्रिय नहीं है, सक्रिय है और सामाजिक है। यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में सक्रिय और सामाजिक है। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, 2 खाली जगह यहां पर है, दोनों खाली जगह आपको भरना है। यानी कि अब वंशानुक्रम तथा पर्यावरण की विशिष्ट अन्योन क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है, या चुनौतियों और सीमाओं नहीं, स्थिरता और परिवर्तन नहीं, खोज और पोषण नहीं। तो कुल मिला के 2 खाली जगह शब्द में कौन से 2 ऑप्शन आएंगे? जो ऑप्शन नंबर ए में है, यानी कि वंशानुक्रम तथा पर्यावरण की विशिष्ट अन्योन क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए, शिक्षक निम्नलिखित में से निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं। किसको करने के लिए साथियों बताइए? छात्रों को प्रभावित करने के लिए, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, यानी कि जो शिक्षक पढ़ाते समय जो अन्य सामग्री का इस्तेमाल करते हैं तो वो क्यों करते हैं? तो शिक्षण को रोचक बनाने के लिए तो करते होंगे साथियों, एकाग्रचित्त बनाने के लिए नहीं, अंदर शिक्षण रखने के लिए नहीं। तो कुल मिला के सबसे सटीक आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि मुंह में और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यास को अगर बात करें साथियों निरुत्साहित किया जाना चाहिए। यहां पर समूह लिखा होना चाहिए। क्या साथियों? यहां पर एक तरीके से समूह लिखा होना चाहिए। समूह में और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यास को निरुत्साहित नहीं किया जाना चाहिए, अनदेखा किया जाना चाहिए तो नहीं, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यानी कि अगर कोई बच्चा समूह में अपने मित्रों के साथ है और वो सीख रहा है, ठीक है ना, तो उसको प्रोत्साहित करना चाहिए साथियों। इसलिए सही जवाब जिनका भी ऑप्शन नंबर सी था तो बिल्कुल सही था। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। पाठ्यचर्या निर्माण को कार्य माना जाता है, एक नेमी कार्य, एक विशेषज्ञता कार्य नहीं, एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य या एक महत्वपूर्ण कार्य नहीं। तो यहां पर अगर बात करें, एक अत्यधिक विशेषज्ञ कार्य माना जाता है पाठ्यचर्या निर्माण को। उसके बाद देखिए, विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए। तो क्या एकांत में की जानी चाहिए, या अलग से की जानी, या लोगों के बीच की जानी चाहिए, या व्यक्तिगत रूप से की जानी चाहिए? तो अगर मैं आपसे कहूं कि लोगों के बीच की जानी चाहिए विद्यार्थी की प्रशंसा, तो यह बात बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर विद्यार्थी की प्रशंसा लोगों के बीच करोगे तो उसकी एक अपनी अलग छवि बन जाएगी। वो कहेगा भाई ये सब मुझे लोग अच्छे इंसान के रूप में जानते हैं, तो क्यों ना अच्छा इंसान इनके सामने बना जाए, ठीक है ना। तो उसकी एक तरीके से व्यवहार अपना बदल जाएगा, एक अच्छे तरीके से वो स्टूडेंट, बढ़िया स्टूडेंट वो कहलाएगा अगर आप उसकी तारीफ और लोगों के सामने करेंगे। उसके बाद देखिए, जब किसी शिक्षक पर प्राधिकारी हावी होते हैं या उसे अन्य कार्य करने के लिए विवश किया जाता है तो उसकी क्षमता कैसी हो जाती है। मान लीजिए कोई टीचर है, उसके ऊपर कोई बड़ा अधिकारी हावी हो जाता है, कहता तुम ऐसे करो, ये नहीं वैसे करो, तो क्या होता है साथियों उस शिक्षक के साथ? तो अगर बात करें कई गुना उसकी क्षमता बढ़ जाती है, तो नहीं साथियों, उसकी क्षमता घटेगी। क्योंकि जब किसी शिक्षक पर प्रेशर होगा तो वो अपने आप में अच्छा अनुभव नहीं करेगा और उसकी क्षमता साथियों घटेगी। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किस एक प्रोजेक्ट सहायता सामग्री नहीं है? तो कौन सा प्रोजेक्ट सहायता सामग्री के अंतर्गत नहीं आता है बताइए? स्लाइडर प्रोजेक्ट तो आता है, ओवरहेड, ठीक है, ओवरहेड प्रोजेक्ट आता है, ठीक है ना। ब्लैक बोर्ड या एपीडियास्कोप, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। चलिए, ब्लैक बोर्ड की अगर बात करें तो ब्लैक बोर्ड आपका राइट आंसर होगा, यानी कि आपका राइट आंसर साथियों अगर है ब्लैक बोर्ड के साथ तो बिल्कुल सही हो जाता है। उसके बाद देखिए, अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, देखिए और बताइए सही जवाब आपका यहां पर क्या हो सकता है। चलिए,
देखिए लेव वाइगोस्की के अनुसार अधिगम क्या है? अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है, एक अनुबंधित गतिविधि है, व्यक्तिगत गतिविधि है, निष्क्रिय गतिविधि है, बताइए। तो यहां पर अगर साथियों बात करते हैं यहां पर हम लोग, तो एक सामाजिक गतिविधि है, यानी कि जो लेव वाइगोस्की हैं उनके अनुसार लर्निंग क्या है, अधिगम क्या है। देखिए अधिगम क्या होता है? अधिगम का मतलब होता है एक तरीके से सीखना, ठीक है ना। अधिगम का मतलब क्या होता है? अधिगम का मतलब होता है साथियों एक तरीके से सीखना। इसको इंग्लिश में साथियों हम लोग कह सकते हैं क्या? लर्निंग, ठीक है ना। तो लर्निंग इसको जो कहा जाता है साथियों, तो ये सीखना या लर्निंग क्या, ये एक सामाजिक गतिविधि है। किसके अनुसार? लेव वाइगोस्की के अनुसार। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों, तो अब आपके सामने साथियों हिंदी के लगभग 30-35 क्वेश्चन आएंगे। तो इन क्वेश्चंस को साथियों देखिएगा और देखिएगा हिंदी में आपका साथियों क्या स्कोर रहता है। तो यहां पर साथियों अगर हम लोग बात करते, देख लीजिए आप लोग कि भाषा शिक्षण की विधियां मुख्यतः किस पर निर्भर करती है। जो भाषा शिक्षण की विधियां होती है किस पर निर्भर करती हैं? तो परीक्षा पद्धति पर थोड़ी ना साथियों, बच्चों के स्तर, आयु और प्रकरण पर। तो बिल्कुल सही साथियों, आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि अर्थ की गहनता को समझने में कौन सी पद्धति सबसे ज्यादा सहायक होती है, बताइए। तो कौन सी? द्रुत पठन नहीं, सस्वर पठन नहीं, धीमा पठन नहीं, या मौन पठन? तो मौन पठन आपका राइट आंसर हो जाए। यानी कि अर्थ की अगर गहनता को आपको समझना है, ठीक है ना, तो मौन पठन ही आपको करना होगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। तो इसमें से साथियों भाषा शिक्षण का क्या उद्देश्य है? भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल ना करना। तो ऐसा हो नहीं सकता साथियों, बच्चों से त्रुटि ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझने की क्षमता को देखिए हतोत्साहित तो करना ही नहीं है किसी भी चीज को, तो एक नहीं आंसर हो सकता। भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना, कभी भी बच्चे से नहीं कहना है कि भाई तुम व्याकरण सीखो, परिभाषा याद करो, ऐसा नहीं कहना, तो ये भी उत्तर नहीं हो सकता। निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील करना, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा और यही आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है भाषा शिक्षण में साथियों क्या सहायक होता है, बताइए। तो निदानात्मक व उपचारात्मक कार्य से सहायक होता है, ठीक है ना, या शुद्ध भाषा पर बल। देखिए शुद्ध भाषा पर बहुत ज्यादा बल नहीं देना चाहिए बच्चे के लिए। साहित्य शिक्षण या व्याकरणिक नियमों की जानकारी, ये भी कट हो जाएगा। यानी कि मैं कहूंगा भाषा शिक्षण में निदानात्मक और उपचारात्मक कार्य सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। उसके बाद देखिए भाषा शिक्षण की प्रक्रिया की जब हम बात करते हैं साथियों, तो अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। भाषा की कक्षा में ही संभव है, घर में संभव नहीं है, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे एक तरीके से। विभिन्न विषयों की कक्षाओं में भी संबंध, ये बिल्कुल सही हो जाएगा और सही हो जाएगा, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कविता शिक्षण में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे, बताइए। साथियों ये हिंदी चल रही है, ठीक है ना, और सीटेट की कैसी हिंदी आती है ये आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं। सीटेट की कैसी हिंदी आती है, तो जैसे यहां पर आज 30 से 35 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे ऐसी हिंदी आएगी, ठीक है ना। चलिए उसके बाद अगर बात करें साथियों, और मैं बहुत जल्द आपके लिए पूरा 150 क्वेश्चंस का मॉडल डेली लेकर आऊंगा, ठीक है ना, 150 क्वेश्चन का डेली। और अगर बात करें साथियों दो तरह की क्लासेस भी मैं पूरी कोशिश करूंगा, एक तो पेपर 1 और साथियों पेपर 2, ठीक है ना। पेपर 2 बहुत लोगों की डिमांड है साथियों, पेपर 2। चलिए तो दोनों चीजें साथियों मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, और जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो भी मैं आपको साथियों देता रहूंगा। देखिए कविता शिक्षण में आप सबसे ज्यादा महत्व किसको देंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कविता में अलंकारों की पहचान को, कविता के भाव विश्लेषण को, कविता के तत्वों के आधार पर उसकी समीक्षा को, या कविता के भावपूर्ण पाठन और सरस अनुभूति को। तो कुल मिला के राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, यहां पर अगर बात करें विद्यालय आने से पहले बच्चे, तो अब आपको साथियों बताना है यहां पर क्या आपका हो सकता है। विद्यालय आने से पहले बच्चे भाषा के व्याकरण की सोच समझ रखते हैं, ऐसा नहीं है साथियों। भाषा की व्याकरण नहीं उनको आती बहुत ज्यादा, भाषा का बिल्कुल भी ज्ञान ऐसा भी नहीं है। अपनी भाषा में समझाने की कुशलता से परिपूर्ण होते हैं, कुशलता से लैस होते हैं, या सभी भाषाओं में पूर्ण दक्षता रखते हैं, बताइए। तो उनको बच्चा है वो सभी भाषाएं कैसे आएगी, तो ये हम कह सकते हैं कि जो उनकी अपनी भाषा है, मातृभाषा है, उनको समझने और समझाने की कुशलता से लेस होते हैं। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग कुशलता। तो यहां पर अगर बात करें साथियों, बच्चों के भाषा प्रयोग पर कोई प्रभाव नहीं डालती, बच्चों को अलंकारिक भाषा प्रयोग करने के लिए प्रेरित करती है, या बच्चों को भाषा का अनुकरण करने के लिए बाध्य करती है, या बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए एक आदर्श
रूप प्रस्तुत करती है। तो आंसर जो सबसे सटीक आपका लग रहा है वो ऑप्शन नंबर डी लग रहा है। और जिनका भी आंसर यहां पर साथियों डी है तो बिल्कुल सही हो जाए। इनके शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखिए, यहां पर अगर बात करें भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अर्थ गणने का आधार क्या है, तो अर्थ गणने का आधार क्या है साथियों? शिक्षक द्वारा अर्थ बताना, पाठ्य पुस्तक, शब्दकोश देखना या सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश, बताइए। चलिए, तो सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश साथियों आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए क्लास 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानियों का चयन करेंगे, यानी कि उनको कैसी कहानी आप सुनाएंगे? तो जो बहुत छोटी हो, जिसमें बहुत सारे पात्र हों, जिसमें 2 ही पात्र हों, जिसके शब्दों में वाक्यों और घटनाओं के वर्ण की, ठीक है ना। तो कुल मिला के जो सबसे सटीक आंसर लग रहा है आपका डी के साथ लग रहा है और डी ही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है, बताइए। यानी कि चॉम्स्की के अनुसार जो कथन सही है वो बताइए। बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बहुत सीमित होती है, बच्चों को व्याकरण सीखना बहुत जरूरी है। देखिए चॉम्स्की के अनुसार अगर हम लोग बात करते हैं तो ये कहते हैं बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है और ये बात भी बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है साथियों, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है, बताइए। तो पाठ्य पुस्तक तो मैं कहूंगा नहीं, उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र मैं कहूंगा नहीं, भाषा प्रयोग के अवसर बिल्कुल साथियों बच्चों को, जो प्राथमिक स्तर का बच्चा है इसको हिंदी भाषा शिक्षण के लिए इसको भाषा के बहुत ज्यादा साथियों अवसर देना चाहिए भाषा प्रयोग के। तो कुल मिला के राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। आप क्या करा करिए साथियों, देखिए क्वेश्चन होगा उसके 4 ऑप्शन होंगे, आप सबसे पहले वो 3 ऑप्शन कट कर दीजिए जो आंसर हो ही नहीं सकते और जो चौथे नंबर पर बचेगा वही आपका आंसर होगा। पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हो, तो पठन पाठन में साथियों कैसे अभ्यास और गतिविधियां होनी चाहिए? जो सरल भाषा में हो, बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करे। अभी हमने निश्चय नहीं कर सकते ये सही है या कट है, इसको पढ़ा केवल पाठ से ही संबंधित हो, पाठ पर बिल्कुल आधारित ना हो, देखिए ये नहीं हो सकता, पहली बात है। अब 3 में से आपको देखना है, सही एक तरीके से ये भी है, गलत हम नहीं कह सकते, लेकिन इससे बढ़िया हमें जब उत्तर मिल रहा है तो हम उसको चयन करेंगे ना। तो पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हो जो बच्चों को खुद कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करे, राइट आंसर आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है, तो जरूरी है साथियों, क्या जरूरी है अब आपसे ये पूछा जा रहा है, देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। चलिए तो साथियों क्या जरूरी है यहां पर बताइए। चलिए यहां पर अगर बात करें बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है कि बच्चों को अनुकरण के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए या भाषा प्रयोग के अवसर देना चाहिए, ठीक है ना, या साहित्य पढ़ने के लिए पुरस्कृत किया जाना चाहिए, या अगर मैं कहूं व्याकरण सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अब यहां पर जो आंसर नहीं हो सकता है उसको हटाइए, देखिए ये नहीं हो सकता, ठीक है ना, साहित्य पढ़ने के लिए पुरस्कृत ये नहीं, उसको बहुत साहित्य हम कैसे पढ़ाएंगे साथियों प्राथमिक क्लास के बच्चे के लिए, भाषा प्रयोग के अवसर ये सबसे सटीक होता है साथियों, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और आपसे पूछा जा रहा है कि बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है कि, ये तो रिपीट क्वेश्चन हो गया साथियों, ठीक है ना, भाषा प्रयोग के अवसर इसका राइट आंसर हो जाता है। भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र भी विस्तृत होता है, जिसमें सबसे ज्यादा योगदान किस चीज का है? तो सबसे ज्यादा योगदान बाल साहित्य की पुस्तकों का है, विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियों का है, राष्ट्रीय समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का नहीं, विभिन्न प्रकार की कविताओं का है, ये भी हम लोग साथियों नहीं कह सकते। यानी कि जो बाल साहित्य की पुस्तक है उसको हम लोग एक तरीके से तरजीह दे सकते हैं। भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र भी विस्तृत होता है, जिसमें सर्वाधिक योगदान किसका है साथियों? बाल साहित्य की पुस्तकों का है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं उनको कथनों को साथियों क्या कहा जाता है? तो उन कथन को अनौपचारिक कथन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनौपचारिक कथन कहा जाता है। उसके बाद देखिए प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने वाली सुनीता अपनी कक्षा के बच्चों को प्रतिदिन एक कहानी पढ़कर सुनाती है और उस पर चर्चा करती है। आप इस कक्षा के बारे में साथियों क्या कहेंगे बताइए। सुनीता अपने शिक्षक प्रशिक्षण की रीतियों को निभा रही है, पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है, कहानी सुनने से समय नष्ट हो रहा है, तो कट कर दो इसको। नेगेटिव आपको दिखे उसको कट कर देना और ये नेगेटिव ही है। कहानी पर चर्चा भाषा का विकास को अवरुद्ध रहती है, ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है, ये आपका बिल्कुल सही हो जाता है।
उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। देखिए, माया अक्सर शब्दों को लिखते समय अक्षरों को छोटा बड़ा लिखती है या उनके बीच समान दूरी नहीं रख पाती है। ठीक है ना, ये दिक्कत है साथियों। ठीक है, चलिए, तो माया ऐसा करती है, उसके कारण क्या हो सकते हैं, ये आपसे कुल मिला के यहां पर पूछा जा रहा है। तो इसके क्या कारण होते हैं? अरुचि, अज्ञानता, लापरवाही या हिस्सा क्रिया, बताइए। चलिए, तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो सकता है, देखिए और बताने की कोशिश आप लोग करेंगे साथियों। माया अक्सर शब्दों को लिखते समय अक्षरों को छोटा बड़ा लिखती है या उनके बीच समान दूरी नहीं रख पाती है। इसका मतलब अरुचि होगा, अज्ञानता होगा, ठीक है ना, या साथियों लापरवाही होगा या हिस्सा क्रिया होगा, बताइए। तो देखिए, यहां पर अगर बात करें डिस्ग्राफिया, ये लिखा होना चाहिए। क्या लिखा होना चाहिए साथियों? डिस्ग्राफिया होना चाहिए। तो आंसर आपका जाएगा डी के साथ। ये हिस्ग्राफिया नहीं है साथियों, डिस्ग्राफिया होना चाहिए। उसके बाद देखिए, व्याकरण शिक्षण की वो पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित है जिसमें बच्चे नियमों को कंठस्थ कर, देखिए नियमों को अगर कंठस्थ करने की बात चल रही है तो वो गलत है। बच्चे उदाहरणों से नियमों की ओर जाते हैं। देखिए, नियमों से उदाहरणों की ओर नहीं जाया जाता, बल्कि उदाहरण से नियमों की ओर जाया जाता है। इसलिए राइट आंसर आपका जो जाएगा वो बी के साथ जाएगा। पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या चीज है, बताइए। तो क्या चीज है साथियों, बताइए। अर्थ निर्माण, उच्चार, रणगत शुद्धता, तीव्र गति या शब्द पढ़ना। तो मैं कहूंगा अर्थ निर्माण आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सबसे ज्यादा उचित है साथियों, देखिए और बताइए। सभी बच्चों को प्रगति समान रूप से ही होनी चाहिए। बच्चों को विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य पढ़ने के अवसर देना चाहिए। बच्चों को क्रम से भाषा कौशल सिखाए जाने चाहिए या बच्चों को केवल भाषा की पाठ्य पुस्तक दी जानी चाहिए। डी वाला तो नहीं होगा, ए वाला भी नहीं, सी वाला भी नहीं, बल्कि बी वाला आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए, पोर्टफोलियो किस चीज में मदद करता है, बताइए। तो पोर्टफोलियो की अगर बात करें, बच्चों को भययुक्त वातावरण देने से नहीं, कार को संचित करने में, किसका समस्त क्षमताओं की जानकारी देने में, क्रमिक प्रगति का आकलन करने में। तो मैं कहूंगा पोर्टफोलियो मदद करता है क्रमिक प्रगति का आकलन करने में। राइट आंसर आपका डी के साथ। पोर्टफोलियो मत, ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया। उसके बाद देखिए, कक्षा 3 की गणित की अध्यापिका विमला प्रकाश को बच्चों को प्रेरित करती हैं कि बिंदुओं के ग्रिड पर आकृति बनाए। इससे बच्चों का क्या होगा, बताइए। तो इससे साथियों बच्चों का क्या होगा, रुचि का विकास होगा, अवलोकन का विकास होगा, समरूपता की समझ विकसित होगी या क्रियाशीलता का विकास होगा। तो मैं कहूंगा अवलोकन का विकास होगा। आंसर आपका बी के साथ। उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। देखिए, यहां पर अगर बात करें भाषा सिखाने का क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले बच्चा बोलने थोड़ी ना लगता है, सबसे पहले बच्चा सुनता है, बिल्कुल सुनता है। उसके बाद पढ़ने नहीं लगता है, फिर बोलता है। देखिए, सुनेगा, फिर बोलेगा, फिर वही पढ़ेगा और फिर उसको साथियों लिखेगा। तो कुल मिला के क्रम जो सही है भाषा सिखाने का, वो ऑप्शन नंबर बी वाला सही है और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अपनी कक्षा में समावेशी माहौल का निर्माण करने के लिए आप किस बात को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, बताइए। तो किस बात को मानते हैं? विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधनों का सदैव अनिवार्य प्रयोग, स्वयं के बोलने की गति को बहुत धीमा रखना, सभी बच्चे से सभी भाषिक प्रकारों को समान रूप से संपादित करवाना, या विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधनों का आवश्यकता के अनुसार उचित प्रयोग करना। बिल्कुल साथियों, आवश्यकता के अनुसार उचित प्रयोग करना, ये आपका बिल्कुल सही हो जाता है। उसके बाद देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ये किसने लिखा, बताइए। तो ये तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा लिखा गया था साथियों। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा और जिनका आंसर यहां पर बी तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर बताइए। यहां पर अगर बात करें साथियों, सतीश 7वीं कक्षा का विद्यार्थी है। वह निबंध लिखते समय कुंजी या गाइड से रटी हुई भाषा का प्रयोग करता है। इसके कारणों में सबसे कमजोर कारण क्या होगा? तो यहां पर देखिए और बताइए राइट आंसर साथियों आपका क्या होगा। देखिए, सतीश 7वीं कक्षा के विद्यार्थी है वो। उसके बाद अगर बात करें, वह निबंध लिखते समय कुंजी या गाइड से रटी हुई भाषा का प्रयोग करता है। इसके कारणों में सबसे कमजोर कारण साथियों कौन सा हो सकता है? उसकी लिखित भाषा पर पकड़ नहीं है, उसमें विचार करने का सामर्थ्य नहीं है, सृजनात्मक लेखन की शिक्षण पद्धति उचित नहीं है, उसकी मौखिक भाषा बेहद कमजोर है। तो मैं कहूंगा उसकी मौखिक भाषा साथियों बेहद कमजोर होगी, तभी तो ऐसा हो सकता है। तो कुल मिला के आंसर आपका जाएगा डी के साथ। उसके बाद देखिए, अगले नंबर का प्रश्न है। यहां पर अगर बात करें, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या हो सकता है? बच्चों में कहानियों को दोहराना की क्षमता का विशंस करना, कुछ दिक्कत है यहाँ पर।
बच्चों को व्याकरण के नियमों को कंठस्थ, ये तो बिल्कुल ही गलत है। कभी भी ऐसा हो तो उसको कट कर देंगे। बच्चों को पाठों के अंत में दिए गए उदाहरणों का अभ्यास करवाना, बच्चों में समझ के साथ पढ़ने और लिखने की क्षमता का विकास करना, ये सबसे उपयुक्त है और यही आपका साथियों बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों, तो अब साथियों यहां पर आप लोग क्या देखेंगे, अब देखेंगे साथियों ईवीएस के क्वेश्चन, ठीक है ना। तो साथियों ईवीएस के क्वेश्चन अब आप लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। यानी कि एक ऐसे पक्षी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है जो पक्षी कैक्टस पौधों के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है। तो यहां पर आपका राइट आंसर फाख्ता के साथ जाएगा, क्योंकि फाख्ता साथियों कांटों के बीच और कैक्टस पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। उसके बाद देखिए साथियों, यहां पर भी आप लोग वही 30 से 35 क्वेश्चन देखेंगे। नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, बताइए। तो किसमें किसमें साथियों पाया जाता है, देखिए बंद गोभी भिंडी गुण, आंवला पाला गुण, यानी कि ये तीनों ऐसी चीजें हैं साथियों जिसमें एक तरीके से अगर बात करें लौह तत्व बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो जिनका आंसर यहां पर बी था तो बिल्कुल सही था। देखिए ईवीएस के आपके यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बार बार साथियों आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये क्वेश्चन साथियों जरूर देखने हैं, जरूर इन क्वेश्चंस को तैयार करना है। एग्जाम तक अगर आप इस चैनल के माध्यम से अच्छे तरीके से आप तैयारी कर लेते हैं तो ये समझ लीजिए, मुझे नहीं लगता कि 150 में से आपका 120 से कम स्कोर आ सकता है। तो अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, जो आपको डेली पढ़ाया जाए उतना पढ़ेंगे तो 120 के आप जरूर हकदार साथियों हो जाएंगे। निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है साथियों, बताइए। डेंगू है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है। तो ये रोग जो है ना साथियों, ये मच्छरों के द्वारा ही तो फैलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर हैं, ये क्या है। तो ये साथियों एक मिथक है। ये क्या है, ये एक मिथक है। राइट आंसर आपका जाएगा ए के साथ। नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को साथियों देख सकते हैं। तो यहां पर किसकी बात चल रही है साथियों, मधुमक्खी, मच्छर, तितली, बाघ, तेंदुआ, सांड, सांप, रेशम कीट, छिपकली, नहीं साथियों चील, गरुड़ और गिद्ध आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सीटेट में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, अब वो आपकी शिफ्ट में भी पूछा जा सकता है या आपकी अगली शिफ्ट में पूछा जा सकता है, आपकी पिछली शिफ्ट में भी पूछा जा सकता है। चलिए खैर अब तो एक ही शिफ्ट है, इस बार तो 7 जुलाई को ही पेपर है, ऑनलाइन थोड़ी ना है। ऑनलाइन होता था तो उसकी बहुत सारी शिफ्ट होती थी, ठीक है। छठे नंबर का क्वेश्चन देखिए साथियों, क्लास 4th की एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से कहा, उसने कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए कि वे जब जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते हैं। उपयुक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है। तो यहां पर अगर बात करें साथियों, देखिए एक तरीके से अगर बात करें चर्चा होगी, बिल्कुल प्रश्न पूछा जाएगा, बिल्कुल अभिव्यक्ति, बिल्कुल प्रयोग नहीं होगा साथियों। किसकी संभावना, यानी कि किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है, तो प्रयोग की संभावना नहीं है, बाकी तीनों की है। इसलिए राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय क्या नहीं है, बताइए। तो क्या नहीं है साथियों, बच्चों को पुनश्चक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझने देना, ठीक है ना। ये तो साथियों शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय है। उसके अलावा कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना, ये भी है। कक्षा के शिष्य विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना, ये कैसे हो सकता साथियों, ये नहीं होगा, नहीं होगा, तो यही आपका सही जवाब हो जाता। उसके बाद देखिए एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रही सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय क्या नहीं। तो ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया साथियों, चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन है साथियों, 9वें नंबर का क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में भाषा जो होती है प्रयुक्त, वो रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिनाई होनी चाहिए, ऐसी थोड़ी ना होनी चाहिए, आसान भाषा होनी चाहिए। परिभाषाओं पर देने वाली होनी चाहिए, तो मैं कहूंगा नहीं। उसके अलावा तकनीकी और औपचारिक भी नहीं होनी चाहिए। बच्चों की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंधित होनी चाहिए पर्यावरण की पाठ्य पुस्तक की भाषा। तो कुल मिला के आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल सही है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। नीचे दिए गए एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभे पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। तो ये किस राज्य के ग्रामीण लोग साथियों ऐसा करते हैं, बताइए।
तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, जो असम के ग्रामीण है ना, असम के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभे पर धरती से 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बनाते हैं। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है, बताइए। चलिए, तो नहीं है, कौन सा नहीं है साथियों? मणिपुर नहीं, आंसर आपका 4 के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न यानी कि डिजाइन उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं साथियों, या उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं, या उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं, या परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं। तो साथियों उनकी त्वचा पर बालों की वजह से होते हैं। पशुओं की त्वचा पर जो अलग अलग पैटर्न होते हैं ना, वो बालों की वजह से ही तो होते हैं साथियों। तो कुल मिला के आपका आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं, उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। ये जनादेश किसके द्वारा दिया गया है? ये भूमि अधिग्रहण अधिनियम के द्वारा, संविधान आदेश विधेयक के द्वारा, भारतीय जंगल अधिनियम के द्वारा, या जंगल अधिकार अधिनियम के द्वारा। तो मैं कहूंगा साथियों ये उनको किसके द्वारा दिया गया है? जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के द्वारा दिया गया है। इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, बताइए। यहां पर अगर बात करते हैं, परिवार की एक इकाई होता है, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। इस कथन के बारे में साथियों अगर बात करें तो ये कथन सत्य है, क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। तो ऐसा थोड़ी ना भाई सभी पे इसी प्रकार के होंगे, सब में उनके 2 बच्चे होंगे, किसी में 3 भी होते हैं। सही नहीं है, क्योंकि इस कथन में ये स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। भाई बच्चे जैविक ही होते हैं, ठीक है ना, जिसमें जान है वो चीज क्या होगी? वो चीज जैविक होगी। उसके बाद सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं। परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। बड़ी फैमिली भी होती है, छोटी फैमिली भी होती है। तो राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। तो किसके लिए साथियों उपयोग किया जाता है? कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए, अनुशासन को बढ़ाए रखने के लिए नहीं, ध्यान खींचने के लिए, नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए नहीं। साथियों आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ, यानी कि पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि कक्ष में जिज्ञासा को जो बढ़ाना है। चेराऊ नाच ये साथियों कहां पर होता है, बताइए। मणिपुर में, मेघालय में, झारखंड में, या साथियों मिजोरम में? तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों ये मिजोरम में होता है। कहां पर होता है? मिजोरम में होता है चेराऊ नाच, चेराऊ नृत्य कहां पर? मिजोरम में होता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहे हैं, बताइए। तो यहां पर साथियों अगर बात करें उस वाद्य यंत्र की गति को देखकर, उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके। बिल्कुल साथियों आपका सबसे सटीक आंसर जो होगा वो उस वाद्य यंत्र के द्वारा जो उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया हो रही है ना साथियों, उसके प्रति। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों ये है, देखिए। किसी पशु के बारे में साथियों बात की गई, यानी कि किसी पशु के विषय में नीचे पढ़िए और बताइए क्या हो सकता है। देखिए यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करते हैं, ये भालू जैसा दिखता है, मतलब भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। ये दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटककर सोता है। यह है जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियों को खाता है, लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। तो किसके बारे में साथियों ये बात कही जा रही है? स्लॉथ के बारे में बात कही जा रही है, यानी कि ये सारी स्लॉथ की विशेषताएं हैं। भारत की आजादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट पर अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वो भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में है? तो वो किस राज्य में साथियों? वो तो गुजरात में है। इसलिए राइट आंसर आपका 2 के साथ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस साथियों गैस है, बताइए। तो यहां पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, जलवाष्प भी है। इसलिए राइट आंसर आपका 4 के साथ जाएगा। ताजमहल के पीछे होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है, बताइए। तो ताजमहल पीला हो रहा है ना एक तरीके से, देखिए तो जो सल्फर डाइऑक्साइड है इस वजह से पीला हो रहा है। राइट आंसर आपका बी के साथ। नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है, बताइए, मतलब जड़ों का है, बताइए। गाजर है, चुकंदर है, मूली, ये सब जड़ें ही तो हैं। उसके बाद देखिए गोलकुंडा किला साथियों किसने बनवाया? तो गोलकुंडा का किला किसने बनवाया? काकतीय राजवंश ने बनवाया। आंसर आपका 3 के साथ। नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है? ये तो अभी मैंने साथियों आपको बताया था, चलिए। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है, बताइए भाई। चलिए
आदिश राशि की जब हम साथियों बात करते हैं तो जो द्रव्यमान है ना, ये आदिश राशि है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 की ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है। तो इसमें से कौन सा साथियों वो है, अगर बात करते हैं यहाँ पर कौन सा वो है बताइए। तो यहाँ पर अगर बात करें चीजें कैसे काम करती है, ये एक विषय है। उसके बाद देखिए नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग की अर्थ है जंगल। तो कहाँ की अगर बात चल रही है साथियों बताइए, तो झारखंड की बात चल रही है। झारखंड राज्य में तोरांग का मतलब जंगल होता है। सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए एक संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति होगी। तो कक्षा में बहस आयोजित करना नहीं, समूह चर्चा, पोस्टर बनाना, बच्चों के एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आंसर आपका 4 के साथ जाएगा, यानी कि जो प्रश्न से संबंधित उत्तर होगा वो आपका राइटली जवाब होगा। अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूह का एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उसके आस पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्यपुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया। इस शिक्षण अधिगम रणनीति के लिए कौन सा विकल्प नहीं है साथियों बताइए। चलिए, इसने समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान किया, ठीक है ना, तो ये तो विकल्प है। इससे बच्चों को वास्तविक जीवन के संबंध में सीखने में मदद मिलती है, बिल्कुल। इससे बच्चों को डेटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सक्षम बनाया जा सकता है, बिल्कुल। इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मिलती है जिनसे वे पीड़ित है। तो ये नहीं होगा, तो यही आपका राइट आंसर हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिए साथियों और बताइए कि राइट आंसर आपका क्या हो सकता है। चलिए, समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है। क्यों ऐसा है? तो क्यों ऐसा है साथियों? क्योंकि ये सस्ता और सुलभ है, बुजुर्ग लोग बुद्धिमान है और उनके पास समय है, गृह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करते हैं, या कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। तो आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों, उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर बताइए। यहां पर अगर साथियों बात करते हैं, देखिए कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, मां और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं, और यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहे तो ये एक विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं साथियों? तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि परिवार की परिभाषा गलत है? नहीं। रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है, या शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है, या परिवार की अवधारणा को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए। देखिए, अगर बहुत अच्छे तरीके से देखें, कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, मां और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं, यानी कि एकल परिवार है, और यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो ये एक विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? परिभाषा की गलत परिभाषा है, मतलब ऐसा तो नहीं है। उसके बाद साथियों लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग यहां पर। उसके बाद साथियों यहां पर है, रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है, ऐसा भी नहीं है। शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है, ठीक है ना। उसके अलावा परिवार की अवधारणा को इसी तरह से सिखाया जाना चाहिए। अब 3 और 4 में से साथियों कंफ्यूजन है, आप देखिए और बताइए क्या सही जवाब होगा। चलिए, देखिए परिवार की अवधारणा है, मतलब परिवार के बारे में अगर आप बता रहे हैं तो इस तरह से आप बता सकते हैं, इसलिए राइट आंसर आपका 4 के साथ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षाओं की गतिविधियां हैं? तो यहां पर अगर बात करते हैं, चित्र पढ़ना भी है, फील्ड भ्रमण भी है और श्याम पट्टे का उपयोग करना भी है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएगा। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह एकीकृत है, समावेशी है, विषयगत है, या ये सभी। तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, आंसर आपका जो जाएगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा? विषयगत के साथ जाएगा। सॉरी, विषयगत के साथ नहीं साथियों, विषयगत भी है और समावेशी भी है और एकीकृत भी है, यानी कि आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ। चलिए भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये साथियों आप लोगों ने यहां पर क्वेश्चन देखे, ठीक है, लगभग 2-3 क्वेश्चन तो साथियों रिपीट हो गए, इसलिए 30 से ज्यादा ही क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर ले लिए। तो कुल मिला के साथियों हम लोग आपकी क्या करेंगे, ठीक है, पेपर 1 की अगर बात करते हैं, पेपर 1 भी आपका क्वालिफाइड करवा देंगे, और पेपर 2 अगर आपका साथियों क्लियर नहीं हुआ है तो पेपर 2 भी आपका क्वालिफाई करवा देंगे। इसमें जितने सब्जेक्ट आते हैं वो आपको पढ़ाए जाएंगे, यहाँ पर जितने सब्जेक्ट आते हैं वो आपको पढ़ाए जाएंगे। तो साथियों आप लोग क्या करेंगे,
आप लोग क्या करेंगे, इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, और जो भी सीटेट से रिलेटिव आपको वीडियो दी जाए साथियों तुरंत देखिए, क्योंकि जो एक तरीके से पेपर 1 है वही लगभग सीडीपी वगैरह है, हिंदी है, सही वही लगभग सेम ही होता है, ठीक है ना। बाकी जो अदर सब्जेक्ट है उसमें अलग होगा, वो सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा। तो साथियों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, प्यारे से कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।